हेलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है हैलोजनेशन को पढ़ा था, यानी हैलोजनीकरण को पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन के दृष्टिकोण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो है एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, आज के इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन, यानी कि संकलन अभिक्रिया। ठीक है, एडिशन रिएक्शन यानी कि इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना। ठीक है, संकलन अभिक्रिया। तो पहले संकलन अभिक्रिया के मोड को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, संकलन अभिक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले ये होता किस तरह के कंपाउंड में है, ये बात आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए संकलन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बात, आपको जो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप पहले क्लियर कर लें कि संकलन अभिक्रिया जो होती है वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा जाता है। ठीक है, किसमें देखा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि आपका या तो अल्कीन या तो अल्काइन, इसी में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आपको देखने को मिलता है क्या? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं। देखिए, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी जो अल्कीन है, ठीक है, कोई भी अल्कीन का अगर एडिशन रिएक्शन होगा, पहले आप फॉर्मेट समझिएगा। किसी भी अल्कीन में अगर आप एडिशन रिएक्शन देखिएगा तो फाइनली वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इस तथ्य को समझिए, फिर हम रिएक्शन समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अल्काइन, किसी भी अल्काइन ग्रुप में अगर एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन अगर होता है तो वो भी किस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी अल्कीन या अल्काइन में जब एडिशन रिएक्शन होगा तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, अल्कीन का मतलब क्या होता है? अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड में जब भी एडिशन रिएक्शन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अल्काइन में भी सेम चीज, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड में जब भी एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा तो वो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को हम और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, होता क्या है ना कि जो अल्केन्स होता है, अल्केन्स की अभिक्रियाशीलता मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। वो अल्प क्रियाशीलता की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है इससे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जिनमें एडिशन रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, जो धातु उत्प्रेरक जैसे निकेल वगैरह हो गया, पैलेडियम वगैरह हो गया, ठीक है, या प्लेटिनम वगैरह हो गया, इस सब की उपस्थिति में आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। यानी हम क्या बोले आपको कि फाइनली जो अल्केन होता है, अल्कीन जो होता है, अल्कीन आपका किस में कन्वर्ट होता है? अल्कीन आपका कन्वर्ट होता है अल्केन में। ठीक है, या फिर जो अल्काइन होता है ये आपका कन्वर्ट होता है किस में बताइए? ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्केन में। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम दोनों को उदाहरण लेना मतलब शुरू करते हैं इसी से रिलेटेड, यानी कि एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड एक आपका रिएक्शन होता है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो है आपका हाइड्रोजिनेशन। क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजिनेशन, ये इसी से रिलेटेड है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का हिंदी होता है हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण। यानी इसमें क्या होगा, आप नाम से स्पष्ट होगा, हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन से तो रिएक्शन होगा, लेकिन किसका होगा? अल्कीन का होगा। अल्कीन में कोई एक हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका अल्कीन समूह से बिलोंग करता है। अब इसकी अभिक्रिया अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, ये ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा। हाइड्रोजन से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसके साथ हमको कुछ ना कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जो किसी रिएक्शन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। तो यानी कैटलिस्ट का एग्जाम में पूछा भी जाता है, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है? वो फास्ट कर देता है। तो जैसे कि निकेल हो गया, या इस जगह पे आप प्लेटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पैलेडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अल्कीन हो गया ना, अल्कीन जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है, या फिर मान के चलिए प्लेटिनम या पैलेडियम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्केन में कैसे कन्वर्ट होगा? यानी डबल बॉन्ड सीधा का सीधा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? डबल बॉन्ड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो सबसे पहले आप कार्बन, ट्रिक यही है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दीजिए और हाइड्रोजन को आप बैठा दीजिए। कितना बैठेगा हाइड्रोजन? CH3
और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा CH3। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो पहले इथीन था, ये जो पहले इथीन था, अब आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। यानी एक बात आप ध्यान रखिएगा, एडिशन रिएक्शन के द्वारा कोई भी अल्कीन या अल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी को ना कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन के द्वारा इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें आपका, ये कन्वर्ट हो गया आपका अल्केन में, ठीक है। यानी कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, किस रिएक्शन के थ्रू, एडिशन रिएक्शन के थ्रू। और एडिशन रिएक्शन जो आपका संपन्न होता है, ये किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में भी संपन्न आपका हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसी एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखिए ये आपका इथीन से किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में, यानी कि अल्कीन से कन्वर्ट हो गया अल्केन में। अल्केन तो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ रही है। इसके और भी उदाहरण आपके हो सकते हैं एडिशन रिएक्शन के, जैसे आप देखिए ध्यान से वीडियो को आप बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे और भी हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन के कई को तरह से, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन हो ही गया, या अन्य हेलोजन से भी इसका रिएक्शन हो सकता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी अभिक्रिया हम हेलोजन से करवा रहे हैं, हेलोजन समझ ही रहे होंगे आप लोग, यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजन से करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। Br जो है, Br ये Br2 है ना, तो यहाँ दो गो Br है, तो देखिए दो गो Br है, हमको क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में मेरा टारगेट होता है कि जो अल्कीन समूह होता है, ये तो अल्कीन समूह है ना, ये जो अल्कीन समूह है, अल्कीन समूह किस में कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, अल्कीन समूह को हमको किस में कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है। और अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमको सभी के बीच में क्या करना होगा, आपको बताइए, सिंगल बॉन्ड लाना पड़ेगा, तभी तो अल्केन में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो सबके पहले जितना भी कार्बन है सबके बीच में पहले आप क्या कीजिए कि यहां पर आप सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। देखिए एक, 3 कार्बन है, 2 3 कार्बन हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए यहां भी सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, दे दिए। चलिए अब यहां पर क्या कीजिए आप, सिंपल सी बात है, एक बात देखिए, यहां पे क्या था S3, तो आप S3 दे देंगे, ठीक है। यहां पे क्या था H, तो H दे देंगे, ठीक है। यहां पे क्या था CH2, ये दे देंगे, ठीक है। अब देखिए Br है, Br है तो Br2 है ना, दो गो Br है तो एक Br नीचे और एक Br यहां पर, ठीक है। ऐसे कहीं बगल में भी, साइड में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 1 4, इधर भी कार्बन आपका, ये वाला भी जो कार्बन है ये भी आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड आपका बनाया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब लास्ट वाले कार्बन की भी बात करेंगे तो ये भी आपका 4 बनाना चाहिए, 2 हाइड्रोजन नहीं है, 2 बॉन्ड इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपका अल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका अल्केन में कन्वर्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो अल्केन समूह से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा एडिशन रिएक्शन में अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट होता है, या अल्काइन भी अल्केन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपका हम अल्काइन वाला भी ले लेते हैं, जैसे देखिए CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड, या इसको एक काम कीजिए, इसको मिटाते दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लीजिए। अब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवा देते हैं। देखिए जब भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगा तो निकेल या पैलेडियम को मतलब जरूरत होगी आपको एज ए कैटलिस्ट, ये तो हम आपको पहले ही बोले हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पैलेडियम वगैरह डाल दीजिए कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो फाइनली ये देखिए, ये क्या है आपका, ये अल्काइन है, ये आपका क्या है अल्काइन। अब ये अल्काइन किस में कन्वर्ट होगा, आपका अल्केन में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात है, अल्काइन किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में कन्वर्ट होगा। तो जब ये अल्काइन आपका अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दी, कुछ मत देखिए, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड में हो गया कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब तक ऐड नहीं होगा तब तक तो ट्रिपल बॉन्ड आपका सिंगल में बदलेगा नहीं। तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ठीक है, कितना हाइड्रोजन आपका ऐड होना चाहिए बताइए, CH3 और यहाँ पर CH3, बस इतना ही ध्यान देना और कुछ नहीं। अल्काइन या अल्कीन में जब भी एडिशन रिएक्शन होगा
तो वो अल्केन में कन्वर्ट होगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में स्पेशलिटी क्या है कि हाइड्रोजन के केस में अल्काइन जो होता है वो पैलेडियम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैलेडियम हो जाए, निकेल हो जाए, चाहे प्लेटिनम हो जाए, इसके प्रेजेंस में वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो यहां तक ही आपका हो गया। ठीक, एक और उदाहरण अगर आप लेना चाहते हैं तो एक और उदाहरण आप यहाँ पे ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया अल्कीन। इसकी अभिक्रिया हम HCl से करवा दी, तो यहां पे भी क्या होगा आपका, ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए HCl को तोड़ेंगे अगर हम लोग तो ये आपका टूट जाएगा H+Cl माइनस में, H+Cl माइनस में। ठीक है, तो एक H आप इधर इसमें ऐड कर दीजिए और एक Cl आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड, अल्केन में ही कन्वर्ट करना है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, CH2 और यहाँ पे दे दीजिए Cl, हो गया खत्म, यही रिएक्शन था और क्या। ठीक है, तो आपका इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर ये एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने जो है अल्कीन या अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको कि ऐसा अगर रिएक्शन दे दे कि अल्काइन दे दे, अल्काइन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से दे दे, तो सिंपली आपको समझ जाना यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। या फिर मान लीजिए अल्कीन या अल्काइन कुछ भी हो, उसकी अभिक्रिया इस टाइप से किसी से भी हेलोजन से दे दे या HCl वगैरह से दे दे, किसी से भी दे दे, तो सिंपली आपको समझ जाना है कि वो आपका एडिशन रिएक्शन वहां पर हो रहा है। एडिशन रिएक्शन आपको एरोमेटिक कंपाउंड में भी देखने को मिलता है। हम आपको बताए थे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो बेंजीन रिंग वाला होता है। ठीक है, जैसे एक ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए बेंजीन ले लिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। बेंजीन को हम बताए थे दिखाने के लिए, चाहे तो आप ऐसे दे दीजिए या अल्टरनेट में डबल बॉन्ड दे दीजिए, वो भी सही है। इसकी अभिक्रिया हम HNO3 से करवा दिए। इसकी अभिक्रिया जब हम HNO3 से करवा दिए, ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे नहीं होगी, इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिए। अब यहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इस बेंजीन के साथ देखिए यहां पर आपका इस बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप NO2, तो ये होगा आपका नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। ये आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक आपका हाइड्रोजन बचता है, ये एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बना लेता है आपका वाटर H2O। ठीक है, तो ये आपका, ये भी आपका एडिशन रिएक्शन का ही एक तरह से उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेंजीन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, तो बेंजीन जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका बेंजीन है, बेंजीन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, यहाँ आयरन एज ए कैटलिस्ट, देखिए तीर के ऊपर या नीचे जो भी होगा वो आपका कैटलिस्ट के रूप में रहेगा। आयरन से जब भी रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये आपका फॉर्मेशन करेगा क्लोरोबेंजीन का, Cl का। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे जब बेंजीन के हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इस कार्बन के साथ, जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, मान लीजिए ये, मान लीजिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका हाइड्रोजन भी होता है। तो जब यहाँ हर एक के साथ एक एक यहाँ पर हाइड्रोजन आपका देखने को आपको मिलेगा बेंजीन में। देखिए बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, C6H6 होता है। तो यहाँ से कभी भी जो होगा, जब भी एक हाइड्रोजन जब तक नहीं हटेगा तब तक यहाँ पे तो Cl बैठ नहीं सकता है, तो एक हाइड्रोजन की जगह खाली रहेगी। तो एक हाइड्रोजन बाकी के एक Cl से यहाँ रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है HCl, बस यही चीज है। ठीक है, तो ये आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, कोई समस्या? चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे या फिर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमको यह जानना होगा कि अल्कोहल बनता कैसे एक्चुअली में। ठीक है, यानी इसका सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, प्रिपरेशन देखना पड़ेगा कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन आपका कैसे होता है। तो देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन जो होता है, बेसिकली आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो एक मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, अभी समझाते हैं क्या होता है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, या फिर इसी को दूसरी भाषा में हम लोग अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हेलो एल्केन्स क्या बला है। देखिए ध्यान से,
हेलोजन और अल्केन से जो मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। यानी आप उदाहरण के तौर पे आपको हम बताए हुए थे कि हेलोजन का जो सिंबल होता है वो एक्स होता है और अल्केन का क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, समझिए ऐसे। जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 तो केवल अल्केन है, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो बचेगा CH3, और यहां पर कोई एक हाइड्रोजन हटने के बाद जो जगह खाली हुआ इस जगह पर कोई एक हेलोजन ग्रुप का आके बैठ गया, Cl बैठ गया मान लीजिए, ठीक है, Cl बैठ गया, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर देखिए, तो Cl को हम लोग X से दिखाते हैं, क्योंकि हेलोजन ग्रुप को ही हम लोग X से दिखाए थे। इसमें आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी चीजें आ जाती है, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी चीजें आ जाती है। तो ये X हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया RX, ठीक है। यानी अल्काइल, R से हो गया अल्काइल और X से हो गया आपका हेलाइड, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड को हम लोग RX से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, RX से। या फिर आप इसी को क्या कह सकते हैं, हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। अल्काइल हेलाइड हो चाहे हेलो एल्केन्स हो, दोनों एक ही बात है। तो देखिए हेलोजन हो गया, ठीक है, ये हेलोजन हो गया, और ये तो अल्केन समूह से ही बनता है अल्काइल ग्रुप, तो इसलिए इसको कहते हैं हेलो अल्केन, ठीक है। या फिर इसको दूसरी भाषा में अल्काइल, R से अल्काइल और X से हेलाइड, ठीक है, अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं इस बात को यहां आप ध्यान से देखिए। देखिए अल्काइल हेलाइड की मदद से कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक लिख लेते हैं आपका, जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, अल्काइल हेलाइड का एक उदाहरण ले, जैसे ये हो गया आपका अल्काइल और ये हो गया आपका हेलाइड। मान लीजिए अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया जब किससे होती है, NaOH से होती है, यानी NaOH के साथ इसको गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो जब अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो इस बात को आप थोड़ा सा गौर से यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए NaOH को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं Na प्लस और OH माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Cl माइनस तो पहले से ही है, ठीक है, बाकी का क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए प्लस वाला किससे मैच करेगा, प्लस वाला माइनस से मैच करेगा, और ये जो माइनस वाला है ये किससे मैच कर जाएगा, प्लस वाले से मैच कर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3OH हो गया, ठीक है। ये अल्कोहल बना, बना कि नहीं अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्कोहल, ये ना होगा, ये तो अल्काइल ग्रुप ही है ना आपका, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हो गया। और साथ ही साथ यहां पर क्या बना था आपका बताइए, एक Na तो बच गया था, ये Na की अभिक्रिया Cl से हो गई तो क्या हो गया, NaCl अलग से, ठीक है, ये आपका हो गया NaCl। बात समझ में आ रही है, इसको हम ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब भी अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया किससे होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, तो क्या बनता है आपका, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूरा याद रखिएगा, जब हेलो एल्केन्स या फिर अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया NaOH से होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो फिर आपका किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट पेज को लेते हैं और फिर इसको एक और एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे हम क्या बोले, अल्काइल हेलाइड तो CH3 CH2 Cl ले लिए। अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया किससे ले ली हम लोग, किससे करवा लिए बताइए, NaOH से करवा ली। NaOH से करवा ली तो क्या हो गया बताइए, ये आपका हो गया, फिर से देखिए Na प्लस और OH माइनस, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये हो गया आपका प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला यहां प्लस के साथ, तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, CH3 CH2, ठीक है, और OH हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए अल्काइल अल्कोहल बन गया ना, यानी ये आपका अल्कोहल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये इथाइल अल्कोहल हो गया, और साथ ही साथ क्या बन गया आपका बताइए, NaCl बन गया। तो हमको अल्कोहल से मतलब था, तो हम लोगों ने अल्कोहल बना लिया। तो ध्यान रखिएगा, अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया किससे होती है, वही बात हुई, अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया जब किससे होती है, अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया जब किससे होती है, NaOH के साथ होती है, इसके साथ होती है, तो फिर क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनता है। यानी कुल मिला के आपने क्या सीखा, ध्यान रखिएगा कि अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया हम लिख दे रहे हैं, अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया किसके साथ होती है, जब NaOH के साथ होती है तो किसका निर्माण होता है, तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट को एकदम याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है, स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन ये तो हो गया केमिकल मेथड, ठीक है, ऐसे केमिकल मेथड होता है। एक और मेथड होता है इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पहला तो हो गया फ्रॉम हेलो एल्केन। अब अगला जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा,
किण्वन विधि द्वारा। अब ये किण्वन विधि क्या होता है? देखिए, किण्वन विधि को आप ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में कई को बार आता है। देखिए, किण्वन विधि में क्या होता है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड से अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। यानी जो पीने वाली शराब जो जनरेट होती है वो इसी मेथड से जनरेट होती है, फर्मेंटेशन विधि से या फिर किण्वन विधि से। तो इंडस्ट्रियल मेथड से अल्कोहल का प्रिपरेशन जो होता है, ठीक है, प्रिपरेशन जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो शुगर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि देखते होंगे आप लोग कि जैसे मान के चलिए अनाज को सड़ा के या फल को सड़ा करके बनाया जाता है, या फल को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक लैंग्वेज में। तो उसमें ग्लूकोज या स्टार्च या चीनी रहता ही है। तो इसमें होता क्या है कि चीनी का लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसको बायो कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या किया जाता है? रिएक्शन करवाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ एंजाइम का भी मतलब प्रयोग होता है, एंजाइम्स का, ठीक है, वो बायोटिक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का प्रयोग होता है, जिसके कारण वो जो चीनी का लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो आपका, हम क्या बोले आपको, किसी शुगर, ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, किसी शुगर या स्टार्च को, किसी किसी शुगर या स्टार्च को, ठीक है, बेसिकली क्या किया जाता है, शुगर या स्टार्च के लार्ज मॉलिक्यूल को बायो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है? रिएक्शन करवाया जाता है, और तब जाकर के ये आपका किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। इसका आप देख लीजिए उदाहरण से, जैसे फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन से। तो शुगर सॉल्यूशन से कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे हम लोग शुगर ले लिए, C12H22O11 शुगर ले लिए। अब शुगर में थोड़ा सा तो पानी डालना ही पड़ेगा हमको, पानी डालें, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? बायो कैटलिस्ट डालेंगे। बायो कैटलिस्ट बेसिकली एक तरह से यूं समझ लीजिए, जैसे इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज, ये ईस्ट से मिलता है, ठीक है, ईस्ट डाले, ईस्ट क्या किया? इन्वर्टेज एंजाइम निकाला अपने में से, और ये शुगर सॉल्यूशन क्या होगा? अपघटित होगा, टूटेगा। शुगर आपका ये टूट जाएगा किसमें? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका ग्लूकोज, और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज, ये हो गया आपका ग्लूकोज, और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट गया। अब क्या होता है अगले स्टेप में, जो ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, ध्यान रखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों अलग अलग है तो ना फॉर्मूला अलग अलग होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये जो आपका ग्लूकोज होता है, ये जाइमेस के प्रेजेंस में, जाइमेस फिर आपका एक तरह का बायो कैटलिस्ट हो गया, जाइमेस के प्रेजेंस में फिर ये टूटता है किसमें? तो इथाइल अल्कोहल में, 2C2H5OH, ये बैलेंस करके हम लिख रहे हैं, 2C2H5OH होता है, ठीक है, इसमें तो आपका टूट गया, ठीक है, और साथ ही साथ 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये आपका बन गया अल्कोहल। तो इसी तरह से प्रिपेयर होता है आपका इंडस्ट्री में क्या? अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा इंडस्ट्री में अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फल फ्रूट कुछ भी लिए, तो उसमें तो शुगर तो होगा ही ना, उसमें तो आपका शुगर तो होगा ही, ठीक है, उसी को सड़ा के उसी को अपघटित कराया जाता है, ठीक है, शुगर को अपघटित कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, वो टूटता है आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, इसको याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फिर ये जो ग्लूकोज होता है ये जाइमेस के प्रेजेंस में टूटता है, किसमें टूटता है? तो अल्कोहल में टूट जाता है। तो हमारी जो डिजायर्ड जो चीजें थी वो अल्कोहल, वो हमें मिल चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्मेंटेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी को अल्कोहल कहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में इसी को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, या इसी का एक नाम और होता है, इथेनॉल भी होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम इथेनॉल भी आपका होता है, ठीक है। तो ये इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल को बेसिकली हम लोग अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो इथेनॉल होता है, ध्यान रखिएगा, इस इथेनॉल का और भी उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है आपका? तो इसका उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक में भी करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कैसे? तो देखिए इथेनॉल में हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन मिला देते हैं, ठीक है, और तब तैयार हो जाता है आपका क्या? आयोडीन टिंक्चर, ठीक है, आयोडीन टिंक्चर। बेसिकली ये आयोडीन टिंक्चर ही अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण होता है, ठीक है, आयोडीन
आयोडीन टिंक्चर। आयोडीन टिंक्चर क्या होता है, ये बेसिकली अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर होता है। और ये किस में प्रयोग होता है, एंटीसेप्टिक में। जैसे कट फट जाता है तो हॉस्पिटल में देखे होंगे, एक ब्लैक कलर का ब्लैक सा लिक्विड होता है, ब्लैक रेड सा लिक्विड होता है, वो लगा दिया जाता है। साथ ही साथ अल्कोहल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका इस्तेमाल जो है एंटीसेप्टिक बनाने में होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसका उपयोग जो है मेडिसिन में भी होता है, दवाई में भी होता है। दवाई में कैसे होता है, तो देखिए, दवाई में कफ सिरप में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर प्रेफर करते हैं, ठीक है, कफ सिरप जो होता है, कफ सिरप में अल्कोहल को मिला करके दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, ताकि उनकी खांसी वगैरह ठीक हो जाए। तो वो डॉक्टर जाने क्यों मिलाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का अब अलग अलग पदार्थों से हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला रिएक्शन है अल्कोहल का, वो हम लोग देखेंगे अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ देखेंगे हम लोग, एक्टिव मेटल के साथ देखेंगे। एक्टिव मेटल मतलब होता है जो क्रियाशील धातु है उसके साथ हम लोग देखेंगे क्या बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल की अभिक्रिया जब, अभी आपको बताएंगे कैसे बनता है। अल्कोहल की अभिक्रिया जब आपका एक्टिव मेटल के साथ बनता है, एक्टिव मेटल के साथ होता है, तो क्या बनता है, इस बात को आप उदाहरण से ही देख लीजिए। जैसे अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल उठा लेते हैं, जैसे कि मानिए CH3, CH2, ये O और ये H, अल्कोहल उठा लिए। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाए, एक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन है, सोडियम, सोडियम से करवा दिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए समझिएगा। अब यहां से क्या होता है, देखिए H प्लस होता है, तो यहां से प्लस हो गया, तो बाकी यहां से ये टूट जाएगा और बाकी सारा क्या हो जाएगा, इधर पूरा का पूरा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्या होता है आपका, प्लस में होता है, तो प्लस वाला किससे जाके मिल जाएगा, माइनस वाला से मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH3, CH2, O, Na, ये बन गया। ठीक है, और इधर H, ऐसा ऐसा H तो बहुत सारा होगा, एक H दूसरे H से मिलेगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा, इसका नाम अगर लिखना हो आपको, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम इथोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सोडियम इथोक्साइड। और H2 से क्या होता है आपका, H2 से होता है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई अल्कोहल एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, जब भी कोई अल्कोहल आपका एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, वो क्या करता है आपका, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक और रिएक्शन देखना है तो आप एक और रिएक्शन देख सकते हैं। देखिए, जैसे इसको बैलेंस करके लिख लीजिए, जहां अगर कहीं बैलेंस करना हो तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, CH3, CH2, अब मान लीजिए OH ऐसा दे दिए। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दिए, पोटेशियम से करवा दी। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए K प्लस होता है, अब बाकी इधर से देखेंगे तो ये प्लस, बाकी सारा क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी सारा क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाला किससे मिल जाएगा, प्लस वाला ये माइनस वाले से मिल जाएगा। देखिए ये प्लस है और प्लस वाला का प्लस वाला यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा बताइए, CH3, CH2, OK, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओके नहीं, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम इथोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम इथोक्साइड, पोटेशियम इथोक्साइड। अब ये पोटेशियम इथोक्साइड हो गया, और ऐसा ऐसा हाइड्रोजन आयन तो बहुत सारा होगा, एक हाइड्रोजन आयन दूसरे हाइड्रोजन आयन से मिला लेगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके में ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत। चलिए, अब जो है हम लोग देखेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है कि अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे देखते हैं, हैलोजन एसिड से। अल्कोहल की अभिक्रिया किससे होगी, हैलोजन एसिड से, हैलोजन एसिड। अच्छा, हैलोजन एसिड से पहले सेंस क्या है फिर देखेंगे प्रोडक्ट। अल्कोहल तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, हैलोजन एसिड का मतलब होता है, जैसे कि एसिड में तो हाइड्रोजन होता है और हैलोजन, तो देखिए HBr, HCl, ठीक है, HI। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके क्या है, बेसिकली हैलोजन एसिड होते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन एसिड कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब अल्कोहल एगो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए CH3, CH2, ठीक है, यहां से ले लिए O और यहां से ले लिए H। ठीक है, ये ले लिए। अब हाइड्रोजन एसिड में हम लोग HBr मान लीजिए ले लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, HBr ले लिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसको अब तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो HBr को हम लोग H प्लस और Br माइनस में तोड़ सकते हैं। देखिए हम सारा रिएक्शन भी आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा तोड़ने में इसमें ट्रिक है, क्या है, इतना दूर आपका माइनस होगा, इतना दूर आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इतना दूर आपका क्या होगा बताइए, माइनस होगा। बाकी जो हो जाएगा वो क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा इधर प्लस। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, माइनस वाला प्लस से मिल जाएगा और प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा, यानी इतना दूर क्या है आपका प्लस है और इतना दूर आपका क्या है, माइनस है। तो अब सिंपल सी बात है ना भाई, इसमें क्या करना है, प्लस वाले को माइनस वाले से मिला दीजिए पूरा से, और माइनस वाले को प्लस वाले से मिला दीजिए पूरा से। तो ये आपका हो जाएगा CH3 जैसे बता रहे हैं उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। CH3 Br यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये एक H और ये एक H, दो H हो गया यानी H2 हो गया, और O तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे O है, ये है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, यानी कि जब आप देखिए अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से होती है तो आपका अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। देखिए ये ना हो गया, इतना दूर तो R हो गया ना, ये देखिए इतना दूर जो है, इतना दूर तो आपका R हो गया, इसको R कहें और इसको X कहें, Br को क्या कहें, X। अभी तो कुछ देर पहले ही आपको बताया था। तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया और क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग हैलोजन एसिड से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। बस यही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको बात। चलिए तो यही चक्कर है, आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका, अल्कोहल की अभिक्रिया हमको किससे करना है, फास्फोरस हैलाइड से करवाना है। देखिए अल्कोहल की अभिक्रिया हमको किससे करवानी है, फास्फोरस हैलाइड से करवानी है। अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवानी बताना एक बार, फास्फोरस हैलाइड से करवानी है। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड को बेसिकली हम लोग, आप यूं कह लीजिए कि फास्फोरस हैलाइड में ऐसे बहुत सारा होगा, लेकिन PX5 का फॉर्मेट लेंगे हम लोग, PX5। जैसे अल्कोहल में कौन सा ले लेंगे, देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मेट आप याद रख लीजिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, जैसे CH3 CH2OH अल्कोहल ले लिए। अब इसकी अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड यानी PX5 के फॉर्मेट में होगा, तो X की जगह पे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे PCl5 ले लिए। क्या ले लिए, PCl5। अब इसका एक फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट फिक्स रहेगा जो आपका बनेगा, कौन कौन सा, तो देखिए दो प्रोडक्ट में कौन कौन सा आपका फिक्स रहेगा, एक आपका HCl फिक्स रहेगा और एक आपका POCl3 फिक्स रहेगा। ठीक है, एक आपका X यानी HCl फिक्स रहेगा और एक आपका POCl3 आपका फिक्स रहेगा। बाकी जो बचेगा हम लोग बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, तो देखिए यहां पर एक क्लोरीन भी तो होगा ना, एक क्लोरीन होगा, तो एक क्लोरीन आपका जाकर के किससे मिल जाएगा, इस अल्काइल ग्रुप से मिल जाएगा, ना, प्लस है, ये आपका माइनस होगा, तो यहां से एक क्लोरीन जो होगा PCl5 से जो है एक क्लोरीन आकर के यहां से मिल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। तो ये हो जाएगा CH3 CH2Cl, बाकी ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देख लीजिए, एक और रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CH2OH ये ले लिए, फिर से हम किससे करवा रहे हैं, PCl5 से करवा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, यहां से एक क्लोरीन उठ के इस अल्काइल ग्रुप से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो गया Cl। ठीक है, बाकी HCl प्लस POCl3 ये तो फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये रिएक्शन आपका खत्म हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग। ठीक है अब जो है अल्कोहल की अभिक्रिया जो है बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 413 केल्विन या फिर 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो है ईथर की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम किससे करवाते हैं, ये क्वेश्चन कई को बार आया एग्जाम में, अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से करवाते हैं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 140 डिग्री सेल्सियस। हालांकि पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 140 पे जाता है। ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन, इस पर जब हम लोग जाते हैं तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब H2SO4 से करवाते हैं तो आपका किसका निर्माण होता है बताइए, तो आपका निर्माण होता है ईथर का। किसका निर्माण होता है, ईथर का। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अल्कोहल की अभिक्रिया जब H2SO4 से होती है तो ये किसका निर्माण करता है, ईथर का आपका निर्माण करता है। तो कैसे, तो देख लीजिए C2H5, ठीक है, OH मान लीजिए अल्कोहल हम ले लिए। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, H2SO4 से करवा रहे हैं। सिंपल सी बात है, H2SO4 से करवा रहे हैं, H2SO4 से करवा रहे हैं तो सबसे पहले ये रिएक्शन होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे।
कितना पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो देखिए ध्यान से, इस H2SO4 को तोड़िए तो ये टूट जाएगा आपका H प्लस, जिसमें तोड़ रहे हैं उसी में तोड़िएगा, HSO4 माइनस में तोड़ दिए। अब यहां से देखिए अल्काइल ग्रुप है तो ये पॉजिटिव होगा, अल्कोहल है तो ये नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए प्लस वाला किससे मिल जाएगा, प्लस वाला मिल जाएगा माइनस वाले से, इससे मिल गया, और माइनस वाला मिल जाएगा प्लस वाले से। तो दोबारा वीडियो को बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे तोड़े हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी सबको जोड़ जाड़ के लिखिए तो ये हो जाएगा आपका C2H5HSO4, इधर आपका हो गया, इसका नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इथाइल, H से हाइड्रोजन और SO4 से सल्फेट। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बना लेगा इधर H और H2O, इधर क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में तो ये होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था, ठीक है, C2H5HSO4, ये जो आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था, इसकी अभिक्रिया वापस से किससे होगी, अल्कोहल से, तो C2H5OH। ठीक है, चूंकि उसी में ना डूबा हुआ रहेगा तो अल्कोहल में ही होगा ये। ठीक है, तो ये केवल H प्लस होगा। अब देखिए अगला रिएक्शन क्या होगा, H माइनस होगा, यानी इतना दूर आपका इस बार माइनस होगा। जैसे रिएक्शन कर रहे हैं उसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, तब तो याद हो जाएगा। बाकी देखिए C2H5 ये प्लस में, और टोटल का टोटल आपका इधर इतना तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में। अब देखिए प्लस वाले को माइनस वाले से मिला दीजिए। ठीक है, प्लस वाले को जब आप माइनस वाले से मिलाएंगे तो यहां से देखिए प्लस वाला किससे मिल जाएगा, माइनस वाले से मिल जाएगा। ठीक है, माइनस वाला किससे मिल जाएगा, प्लस वाले से मिल जाएगा। ठीक है, फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। आप देखिए इसके साथ यहाँ देखिए, यहां तक तो आपका O है, इधर तक तो आपका O है। ठीक है, तो C2H5, पहले इसको लिखिए C2H5O, और फिर इधर का C2H5। ठीक है, आपका ईथर बन गया ना। देखिए ईथर का भी तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है ईथर। ठीक है, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, तो सेम हुआ, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, बीच में ऑक्सीजन, ईथर हो गया, ईथर आपका बन गया, और बाद में आपका बन जाएगा इधर H2SO4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दोनों तरफ इथाइल है। ठीक है, दोनों तरफ इथाइल है, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो ध्यान रखिएगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया किससे होती है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया आपका H2SO4 से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब टेम्परेचर की उपस्थिति में, कितना टेम्परेचर लेना है, 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 413 केल्विन या 140 डिग्री सेल्सियस जो कहिए, तो आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। ठीक है, आप इसको पूरा देखिएगा और समझने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दोबारा वीडियो को चला के देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए अब अल्कोहल में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, कि देखिए जब यही रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा ना, जब इसी रिएक्शन को आप ज्यादा टेम्परेचर पर करने लगेंगे, यानी कहने का मतलब है ये तो आपका 140 डिग्री सेल्सियस तक आते आते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये जो संपन्न हुआ ये 140 डिग्री सेल्सियस में संपन्न हुआ है। 140 डिग्री सेल्सियस तक आते आते ईथर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको। लेकिन अगर इसी को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो फिर आपका ये इथिलीन का निर्माण कर देगा। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेंगे, इथिलीन का निर्माण कर देगा, ज्यादा इसमें टेंशन लेना है। ठीक है, बस खाली इसमें ध्यान रखिएगा, अल्कोहल की अभिक्रिया जो है आपका किससे होती है, H2SO4 से होती है, तो किसका निर्माण होता है, तो ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, और ज्यादा इसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है अल्कोहल का, वो होता है ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है। अब समझिएगा बात को कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अल्कोहल है, कोई भी जो अल्कोहल है, जब आपका एसिड में कन्वर्ट होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या बोले आपको, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना आपको पता ही है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जो होता है जब आपका एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, तो सबसे पहले देखिए ध्यान रखिएगा, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है आपका, अल्कोहल में, अल्कोहल आपका कन्वर्ट होता है किस में, एसिड में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्कोहल जो होता है जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। आप बोलिएगा क्यों, तो देखिए अल्कोहल में, अगर मान लेते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल लेते हैं, 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं, फिर रिएक्शन भी समझ लेंगे। जैसे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ले लेते हैं, तो CH3, ध्यान दीजिएगा, CH2OH, ये ले लिए हम इथाइल अल्कोहल। अब अगर हम इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एसिड में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा बताइए, तो इसका रूप कुछ इस तरह का हो जाएगा, CH3
COOH। अब आप देख रहे होंगे कि ये अल्कोहल अगर, पहले समझिए केवल, अल्कोहल अगर एसिड में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्कोहल में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए इस अल्कोहल में जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कहीं ना कहीं इस अल्कोहल में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए ये एसिड में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, तो अल्कोहल जब एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि हमको बाहर से बेसिकली एक एसिडिक KMnO4 की जरूरत पड़ती है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एसिडिक KMnO4, ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब ये कन्वर्ट होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, बीच में एक स्टेप और होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, हम एक अल्कोहल ले लिए CH3 CH2OH। अब क्या है कि हम लोग एसिडिक KMnO4 लेंगे, KMnO4 ये एसिडिक होगा। ठीक है, हम बोल देते हैं ये क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। एसिडिक है तो आप इसको ऐसे भी दिखाते हैं, एसिड का सिंबल क्या होता है, H+। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है ना, तो इसको आप H+ के रूप में दिखा सकते हैं, तो ये H+ हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, तो सबसे पहले इसका अगर नाम आप इथाइल अल्कोहल रखते हैं, इथाइल अल्कोहल ALC से अल्कोहल हो गया, या फिर इसका आप नाम इथेनॉल रखते हैं, तो सबसे पहले ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड। यानी अल्कोहल एसिड में बदलने से पहले सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड में। तो अल्डिहाइड में कैसे बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3CHO, यानी ये आपका हो जाएगा क्या बताइए, इसका नाम हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। या इसका तो कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो गया। यानी अल्कोहल एसिड में बदलने से पहले आपका, ये तो अल्कोहल है ना, अल्कोहल एसिड में बदलने से पहले आपका किस में बदलता है, वो बदलता है अल्डिहाइड में। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें KMnO4 डालते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे डालेंगे KMnO4, है ना, बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे ये कैटलिस्ट नहीं होगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर डालेंगे ताकि ऑक्सीजन का एडिशन हो सके, और जैसे ही हम वापस से इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, CH3COOH में। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसका नाम हो गया आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड कह दीजिए, या फिर इसका नाम आप कह दीजिए इथेनोइक एसिड कह दीजिए, इथेनोइक एसिड। ठीक है, या इसी का नाम आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी का नाम क्या हो जाएगा आपका, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल जो है जब आपका एसिड में कन्वर्ट होता है, देखिए यहाँ पे ये एसिड हो गया, हम इसको ऐसे दिखा देते रेड पेन से, देखिए ये आपका एसिड हो गया और ये आपका अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जब आपका एसिड में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन देखिए, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है ना, और एसिड में देख रहे हैं आप दो ऑक्सीजन है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अम्लीय KMnO4 का उपयोग किए हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का एडिशन हर चरण में होते रहे। फाइनली ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका बताइए, एसिटिक एसिड में। ठीक है, या फिर एथेनॉइक एसिड में, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ध्यान रखिएगा, हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों को कि अल्कोहल की अभिक्रिया, यानी अल्कोहल आपका एसिड में कन्वर्ट होता है कब, जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अम्लीय, वो भी अम्लीय तब होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन नेम में आपका इस्तेमाल होता है दो चीजें अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल का कॉमन नेम में कुछ कुछ फॉर्मेट होता है। कौन कौन सा होता है, एक नॉर्मल वाला फॉर्मेट होता है अल्कोहल का, क्या किसी का भी, हम आपको कॉमन नेम में बता देते हैं, अल्कोहल का नहीं। कॉमन नेम लिखने में तीन चीजों का यूज होता है, किसका किसका, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक होता है कॉमन नेम लिखने में, ये IPC नेम में लिखने में यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप जब किताब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कॉमन नेम लिखने में। एक तीन प्रेफिक्स का इस्तेमाल होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो, और एक होता है नियो। ध्यान रखिएगा, एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो, और एक होता है नियो। तो कब नॉर्मल का प्रयोग होगा, कब आइसो का प्रयोग होगा, और कब नियो का प्रयोग होगा आपका कॉमन नेम लिखने में, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, अगर चेन का स्ट्रक्चर, इसमें चेन के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, अगर चेन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन के रूप में, स्ट्रेट चेन कहने का मतलब ऐसा है, यानी कार्बन कार्बन का लंबा से लंबा चेन आपको मिल रहा है। ठीक है, कार्बन का आपको क्या मिल रहा है, लंबा से लंबा चेन मिल रहा है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए CH3
CH2 CH2 CH3 ऐसा लिखें। ठीक है, ये देखिए लंबा से लंबा चेन हो गया। अगर इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इसका अगर हम कॉमन नाम लिखेंगे तो ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, लेकिन अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो पता है क्या होगा, इसका कॉमन नेम CN से कॉमन नेम हो गया, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। चूंकि स्ट्रेट चेन है तो इसका नाम हम एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, इसका नाम हम एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन के लिए प्रेफिक्स के रूप में हम लोग नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आइसो के लिए क्या फॉर्मेट होता है। आइसो के लिए अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो वो इसके लिए क्या होगा, आइसो केवल ऐसा CH3 CH CH3 ऐसा हो गया, और आगे कितना भी लंबा चेन हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख गया तो वो किसका होगा बताइए, तो वो जो होगा आपका आइसो का होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, देखिए हम इसको यहां पे दिखाते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे CH3 CH CH3 और यहां पर जो खाली था इसमें आपका कितना भी लंबा चेन हो सकता है, इधर कोई दिक्कत नहीं, CH3 दे दिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका आप आईयूपीएसी नाम लिखिएगा तो इसका नाम क्या लिखिएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आप आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। आपको तो पता ही होगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका जो कॉमन नेम होगा, तो देखिए इतना दूर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका है, ये तो आइसो का है। ऐसा स्ट्रक्चर आइसो का है। इधर आपका कितना भी लंबा चेन हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। इतना दूर का स्ट्रक्चर किसका है, आइसो का है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। कुछ नहीं करना है, 4 कार्बन है। इतना दूर के स्ट्रक्चर को देख के हम लोग आइसो लिखे, बाकी 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। सबके बीच सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो एन हो गया, आइसोब्यूटेन। इसी को हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे उदाहरण के तौर पे और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, एक उदाहरण और ले लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखिए CH3 CH CH3, अब हम क्या बोले, इधर कितना भी लंबा हो सकता है, तो CH2 CH3 ऐसा ले लिया। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं। देखिए इतनी दूर के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इतने दूर के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आइसो। बताइए हाँ या ना, इतने दूर के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग आइसो। और चूंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए 3 3 2 5, हाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम आइसोपेंटेन हो जाएगा। केवल इतने के स्ट्रक्चर को देखिए। अब देखिए थोड़ा सा नियो को देखते हैं। ठीक है, नियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। तो नियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग नियो का प्रयोग करेंगे, और इधर कितना लंबा चेन हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये नियो का उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, नियो का उदाहरण और अच्छे से। ठीक है, जैसे एक आप हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए देखिए ध्यान से, जैसे CH3 C CH3 CH3 ये नियो का स्ट्रक्चर बन गया। अब इधर कितना भी लंबा हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये कॉमन नेम में प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए ये सब चीज, आईयूपीएसी नेम में नहीं। तो यहां हम एक ही जोड़ते हैं कार्बन, CH3 ऐसा दे दिया। अब इसका नाम क्या होगा, तो अगर इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, चूंकि ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहां पर, ऐसे स्ट्रक्चर के कारण आप लिखेंगे नियो। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए करेंगे पेंट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, नियोपेंटेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। एक और उदाहरण देख लीजिए इसका, जैसे CH3 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 ये नियो का फॉर्मेट ले आए। अब इधर हम कितना भी लंबा दे सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे CH2 दे दिए, इधर CH3 दे दिए। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा, इतना दूर तो व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं वो नियो का स्ट्रक्चर है, इधर तो कितना भी लंबा हो सकता है, तो इधर हो गया आपका नियो। ठीक है, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का हेक्स, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नियो हेक्सेन हो गया। बस बहुत सिंपल है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने नॉर्मल को देखा, नॉर्मल क्या है आपका, नॉर्मल आपका स्ट्रेट चेन हो गया। उसके बाद हमने आइसो को देखा, आइसो का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद नियो को देखा। इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली कॉमन नेम में ही करते हैं। इसका किस में करते हैं, तो स्ट्रेट चेन में। आइसो का कैसा हो गया, तो आइसो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक मिनट तो आइसो का जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये ऐसा होगा, CH3 CH CH3, और इधर आपका कितना भी लंबा होगा। लेकिन नियो का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो CH3
ऐसा याद कर लीजिएगा ये सब CH3, और ये इधर आपका कितना भी लंबा चेन होगा तो ये नहीं होगा, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक जो पढ़ना है हम लोगों को वो पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए अल्कोहल कितने तरह के होते हैं, तो अल्कोहल बेसिकली आपका 3 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा होता है आपका टर्सियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और क्या होता है आपका टर्सियरी अल्कोहल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सियरी अल्कोहल आपका क्या होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्राइमरी अल्कोहल को ही हम लोग दूसरी भाषा में 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग दूसरी भाषा में 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और टर्सियरी अल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो कब प्राइमरी होगा, कब सेकेंडरी होगा, कब टर्सियरी होगा, इस बात को भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, बुक जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम नजदीक है थोड़ा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आगे भी आपका फ्यूचर में काम आने वाला है ये सब चीज। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल कैसा होता है, देखिए ध्यान से इसके फॉर्मेट को समझिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे CH3 CHOH, एक ऐसा लिखे स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर से ही समझना होगा। एक लिखे CH3 CH CH3, यहाँ पे लिख दिए OH, कोई दिक्कत? एक हम आपका ऐसा लिख देते हैं CH3 C CH3, ठीक है, यहाँ पे भी दे दिए CH3 और यहाँ पे दे दिए OH। चलिए ऐसा स्ट्रक्चर लिखो। अब हमको ये देखना है कि एक्चुअली समझना है, हम सब में तो सबका कैटेगराइज करके लिख ही दिए, अब केवल हमको समझना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है, या कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सियरी है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, पता है कैसे? देखिए जब अल्कोहल आपका 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा रहे, 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, मतलब यूं समझ लीजिए कि वो जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसके आजू बाजू में मतलब और कोई कार्बन ना हो। ठीक है, केवल अकेला। देखिए अगर इस अल्कोहल की बात करेंगे तो इस अल्कोहल, ये अल्कोहल केवल और केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका ये जो कार्बन एटम हो गया ये 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस अल्कोहल की बात करेंगे तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके दोनों साइड कार्बन है, तो इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया, और ऐसा अल्कोहल जो है आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अब अगर इस अल्कोहल की बात करेंगे तो ये इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन एटम देखिए 3 साइड से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इस कार्बन एटम को हम लोग 3 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, और ऐसे अल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, बहुत आम भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल अपना यहां पर हो गया। ठीक है, चलिए अब अपना अगला चलते हैं जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कंप्लीटली खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात वही बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनता कैसे है, तो ये तो आपको पता है। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज अम्लीय KMnO4, उसकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया है, ठीक है, कि अल्कोहल, हमने आपको बताया था ना कि अल्कोहल किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। KMnO4 क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अम्लीय KMnO4, तो H प्लस हो गया अम्लीय। H प्लस जहां भी देखिएगा समझ जाइएगा वो एसिडिक मीडियम है, कारण क्या है कि एसिड में तो हाइड्रोजन आयन होता है इसीलिए। ठीक है, तो अम्लीय KMnO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, अल्कोहल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर वापस से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अम्लीय KMnO4 को रखे ही रहते हैं। ठीक है, और फिर ये अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका एसिड में, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिड में कह लीजिए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या, बताइए,
कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो फॉर्मेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ऐसा ही होता है। अब हमको एग्जांपल से देखना, एग्जांपल तो हालांकि हम लोग पिछले अल्कोहल में ही देख लिए थे, वही एग्जांपल है। कैसे, तो फिर से एक बार देखिए, रिपीट कर देते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे CH3, ठीक है, CH2OH, यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग क्या डालेंगे, KMnO4 डालेंगे, यानी अम्लीय KMnO4 डालेंगे। और जैसे ही अम्लीय KMnO4 डालेंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3CHO इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, है ना। यानी अब ये हो गया आपका इथेनॉल से अल्डिहाइड बनेगा, यानी कि इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल की मोलिक्यूल समझ में आ गया ना, आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसका फिर ये KMnO4 इसमें रहेगा ही, अब फिर ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3COOH। तो ऐसे ही एसिड का प्रिपरेशन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड का निर्माण किससे होता है, तो एसिड का निर्माण अल्कोहल से होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, तो चूंकि अल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन है और एसिड में 2 ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से होता है बताइए, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो अम्लीय KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही, हमने आपको बताया था। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि 6 से 8% जो एसिटिक एसिड होता है, 6 से 8% जो एसिटिक एसिड होता है उसी को सिरका कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है। ठीक है, 6 से 8% जो एसिटिक एसिड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं या फिर विनेगर कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार जो है आपका आ जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। विनेगर का प्रयोग हम लोग जो होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में करते हैं, यानी भोजन संरक्षण के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिटिक एसिड का कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एसिटिक एसिड का या फिर आप यूं कह लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो इसमें बेसिकली हम लोग जो फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, उसकी अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया किससे देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम लोग बेस से देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम लोग किससे देखेंगे, किसी बेस से देखेंगे। बेस यानी क्षार से करवा के देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, तो एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पर क्या ले लिए, एसिटिक एसिड ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, एसिटिक एसिड। तो उदाहरण के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एसिटिक एसिड को मान के चलेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड भी तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही हुआ ना आपका। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, यही फॉर्मूला होता है। चलिए, एसिटिक एसिड को आधार मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड ले लिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिए। अब इसकी अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे, तो क्षार के रूप में हम NaOH ले लिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करवाएंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे होगा रिएक्शन, तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल तरीके से होगा। देखिए कैसे, इसको तोड़िएगा अगर आप, तो ये हो जाएगा CH3COO, ये एसिटेट आयन हो गया और ये हाइड्रोजन आयन हो गया। और यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Na+OH- हो गया। अब देखिए माइनस वाला किससे मिल जाएगा, माइनस वाला मिल जाएगा यहाँ पे प्लस वाले से, और प्लस वाला मिल जाएगा किससे, माइनस वाले से। तो ये आपका हो जाएगा CH3COO। अब ये देखिए Na हो गया, यानी ये आपका बन गया सोडियम एसिटेट। इतना दूर को हम लोग एसिटेट आयन कहते हैं, इसमें सोडियम जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम एसिटेट हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम एसिटेट। ठीक है, सोडियम एसिटेट हो गया। और बाद में ये OH जो है H से मिल गया तो बन गया क्या, H2। सिंपल रिएक्शन है और कुछ नहीं। तो जब भी एसिड की अभिक्रिया बेस से होगी, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी एसिड की अभिक्रिया बेस से होती है तो किसका निर्माण होता है, आपका निर्माण होता है सॉल्ट और वाटर का। किसका निर्माण होता है, सॉल्ट और वाटर का। ये तो आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा ही ना है, वही तो हुआ, ये एक सॉल्ट हो गया। देखिए ये आपका एक सॉल्ट हो गया और ये आपका वाटर हो गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा नया रिएक्शन है, रिएक्शन तो वही पुराना वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला देखते हैं, एसिड की अभिक्रिया जो है, अगला जो रिएक्शन है अपना वो है एसिटिक एसिड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम लोग, अब हम लोग करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से, दोनों से करवा के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को लिख लीजिए सबसे पहले आप। तो एसिटिक एसिड को लिखे, चलिए CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिए। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट से ले लिए पहले। ध्यान दीजिए, आपको हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाए थे कि जब भी किसी एसिड की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट, ये देखिए ये आपका एसिड है,
ये आपका एसिड है, ध्यान कीजिए एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको पढ़ाए थे। जब भी किसी एसिड की अभिक्रिया मेटालिक कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है आपका, ये तो आपका मेटालिक कार्बोनेट है ना, ये आपका मेटालिक कार्बोनेट, एम से मेटल हो जाएगा, मेटालिक कार्बोनेट हो गया, और ये आपका हो गया मेटालिक बाइकार्बोनेट, ये आपका हो गया मेटालिक बाइकार्बोनेट। तो हम आपको एक रिएक्शन पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, जब भी किसी एसिड की अभिक्रिया मेटालिक कार्बोनेट से होती है तो आपका निर्माण होता है कौन से गैस का, बताइए, CO2 गैस का निर्माण होता है। ये तो हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज्यादा हमको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा CH3 COO Na हो जाएगा, साथ में आपका क्या क्या बनेगा बताइए, CO2 तो बनेगा ही, और आपका H2O आपका फिक्स से बनेगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एसिड की अभिक्रिया जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर तो बनता ही है। और वैसे भी देखिए सॉल्ट तो आपका बनेगा ही, क्योंकि ये एक एसिड है और ये एक बेस है। बेस क्यों है भाई, क्योंकि धातु का कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब भी किसी एसिड की अभिक्रिया बेस से होती है तो सॉल्ट और वाटर तो बनता ही ना है। तो देखिए ये सॉल्ट हो गया और ये आपका वाटर हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि धातु का कार्बोनेट है। कार्बोनेट के केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, या बाइकार्बोनेट के केस में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो जब भी कोई एसिड की अभिक्रिया बेस से होती है तो सॉल्ट और वाटर तो आपका कॉमन रूप में बनेगा, लेकिन चूंकि धातु का कार्बोनेट है तो एक एक्स्ट्रा गैस बन जाता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका बाइकार्बोनेट में भी, केवल आपका जो बैलेंस करने में जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड ले लिए। अब हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, NaHCO3 बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो भैया प्रोडक्ट के रूप में आपका CO2 और H2O तो बनेगा ही, और साथ में ये सोडियम जो है इस एसिटेट आयन से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3COONA। ठीक है, बस केवल आप बैलेंस जब करेंगे तो यहां पर आपका बैलेंस करने में थोड़ा सा इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप बैलेंस कर सकते हैं, आप इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका होमवर्क रहा। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि जब भी कोई आपका एसिड, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी किसी बेस से रिएक्शन करता है तो धातु के, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, इसका अगर नाम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसका नाम सोडियम एसिटेट हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट हो जाएगा। तो जब भी एसिटिक एसिड की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होती है तो जो सॉल्ट बनता है बनता ही है, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी निर्माण होता है। इसको बारी बारी से धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, नहीं आएगा तो आप वापस से पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोसेस बहुत जबरदस्त होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो होता है, अगला रिएक्शन होता है एसिड से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड एक्चुअली, वो है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन यानी कि एस्टरीकरण। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एस्टरीकरण। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में एस्टरीकरण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में एस्टरीकरण यानी कि एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, एस्टरिफिकेशन होता क्या है, नाम से स्पष्ट है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है किन दो तरह के पदार्थों को मिलाने से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, RCOO, आर होता है। ठीक है, RCOO क्या होता है, आर होता है, ये एस्टर का फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, ठीक है, ये एस्टर का फॉर्मूला होता है। एस्टर कैसे बनता है ध्यान दीजिए। तो एस्टर जो आपका फॉर्मेशन होता है वो अल्कोहल और एसिड के मिलने से होता है, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल और एसिड जब आपका मिल जाता है तो फिर बनता है क्या, एस्टर। बस इसी बात को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही आने वाला है। अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन जब होता है, अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही बता रहे हैं, जैसे CH3, ठीक है, COOH, ये एक हम एसिड ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और अल्कोहल के रूप में हम ले लिए C2H5OH, ये ले लिए। ठीक है, अब देखिए इससे एस्टर कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग, ठीक है, जैसे कर रहे हैं उसी तरह समझिएगा, सब समझ में। CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और ये आपका हो जाएगा H। इधर से ऐसे इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत? या चलिए आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐसे OH कर देते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए C2H5OH को हम लोग ऐसे तोड़ के लिखिए, प्लस H को इधर कर दीजिए O C2H5, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, OH को हम इधर कर दिए केवल, और कुछ नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां से OH और ये H को मिला दीजिए ऐसा, तो ये H माइनस, ये टोटल OH माइनस हो जाएगा और ये H प्लस हो जाएगा, मिल जाएगा, और इधर बन जाएगा आपका H2O। क्या बन गया आपका? H2O बन गया। अब देखिए CH3CO, इधर से लिखिए CH3CO। अब यहां से क्या है, यहां क्या बचा हुआ है? O, यहां लिखिए O और लिख दीजिए C2H5। तो देखिए ये आपका अल्काइल ग्रुप हुआ कि नहीं? R, CH3 अल्काइल ग्रुप हुआ, COO हो गया। अब C2H5 ये भी तो अल्काइल ग्रुप है, RCOOR, यही हो गया आपका एस्टर। तो रिएक्शन को आप दोबारा देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, जैसे समझाए हैं वैसे ही समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस्टर, आपका फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। इतना दूर को एसीटेट आयन कहते हैं, CH3COO- को देखिए CH3COO- को हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं, और यहां पर आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइल एसीटेट। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां से आपका एस्टरिफिकेशन खत्म होता है। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है सेपोनिफिकेशन या साबुनीकरण, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं सेपोनिफिकेशन, या फिर मान के चलिए उसको हम लोग कहते हैं साबुनीकरण या सोप एंड डिटर्जेंट। ये टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में समझाएंगे। ऐसे वीडियो आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोप एंड डिटर्जेंट वाला वीडियो ज्यादा नहीं होगा, बहुत मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तब आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट जो है ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और लिखते रहिए।